नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं चाइल्ड केयर टेकर की पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पंक्चुअलिटी एट वर्क। इसमें क्या है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और काम के प्रति पाबंद रहना चाहिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ, जो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ है उसका जो ज़्यादातर पार्ट है इस फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ, वो तुम्हारी किससे आता है? मेंटल हेल्थ से। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही है तो तुम फिर क्या तुम सही रहोगे, ठीक है। हैविंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखना चाहिए। गिव्स अस द मोटिवेशन टू डू अवर बेस्ट, जो हमको क्या मोटिवेट करता है अपना सबसे बेहतर देने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो मेक्स इज स्ट्राइव टू डू बेटर, और ये हमेशा भूखा रहता है किसका? स्ट्राइव मतलब भूखा किसका? बेटर करने के लिए, ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो। ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है दैट एम्फसाइज ऑन बीइंग सर्टेन एंड पॉजिटिव, हमेशा ये सर्टेन एंड पॉजिटिव बनाने के लिए होता है, विदाउट बीइंग इनटॉलरेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। हम कभी भी मतलब ये इस चीज़ के बिना, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और इनटॉलरेंट मतलब कि किसी गलत चीज़ को सहना नहीं चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन देयर वर्क प्लेस, और क्या कह रहे हैं कि ये क्या करता है? मदद करता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। कहाँ पर? अपने वर्क प्लेस में। इट इज़ वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये एक वे ऑफ लिविंग लाइफ है, ये तुम्हारी मदद करता है अपने कॉन्फिडेंस को वर्क प्लेस में बढ़ाने की, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग लाइफ एंड चूजिंग टू सी द ब्राइटर थिंग्स इन लाइफ। ये क्या है? एक रास्ता है तुम्हारी ज़िंदगी में ब्राइटर थिंग्स को चूज़ करने का, ठीक है। समवन विद ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज़ कंसिडर्ड लाइकली टू ट्रीट अदर विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। मतलब क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड है अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो तुम क्या दूसरे लोगों को ट्रीट करोगे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब कि बिना किसी उसके कि भाई ये हमारे को पॉजिटिव रिगार्ड देगा जब भी मैं इनको पॉजिटिव रिगार्ड दूँ, बिना किसी उस सोच के, ठीक है। ए मेथड ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी डेवलप्ड बाय ए ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये वही है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होती है जो डेवलप करती है, किसने डेवलप करी है? थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है। इफ़ यू वांट टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर तुम्हें पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, योर वोकेबलरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव। तो जो तुम्हारी वोकेबलरी है, जो तुम बात कर रहे हो जिस तरीके से, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा है, स्टॉप यूजिंग नेगेटिव फ्रेजेस सच एज आई कांट, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। ये जैसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, और दिस वॉन्ट वर्क, और ये काम नहीं होता। दिस स्टेटमेंट्स प्रोग्राम यू फॉर नेगेटिव रिजल्ट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या नेगेटिव रिजल्ट्स के होते हैं। वेन एवर एनी वन आस्क हाउ आर यू, जैसे इसकी जगह तुम क्या बोल सकते हो? वेन एवर एनी वन, कोई तुमसे पूछता है हाउ आर यू, रैदर देन ठीक ही है, मतलब तुम जब तुमसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो तुम उसकी जगह ठीक ही है, गुजर रही है, ऐसे वर्ड मत बोलो। और ओके आई गेस, जैसे कि रिस्पोंड विद फाइन थैंक्स, टेरिफिक, ये वर्ड्स जैसे तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। वेन यू आर फीलिंग एंग्री और अपसेट, अगर तुम एंग्री हो या अपसेट हो, उदास हो, सब्स्टिट्यूट न्यूट्रल वर्ड्स, तो हमेशा क्या न्यूट्रल वर्ड्स को बोलो फॉर इमोशनल लोडेड वंस, जो इसमें कि इमोशनल ज़्यादा हो, ठीक है। रदर देन सेइंग आई एम एनरेंज्ड, मतलब कि आई एम एनरेंज्ड जैसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए। सेम आई एम बिट अनॉयड डिस्प्लेस्ड, मैं थोड़े से परेशान हूँ, ठीक है, ऐसे वर्ड बोल देने चाहिए। ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वेज, पॉजिटिव फ्रेम बता रहे हैं माइंड को जो मदद करता है बहुत सारे तरीक़ों से। एक्सपेक्टिंग सक्सेस एंड नॉट एन फेलियर, मतलब कि हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए सक्सेस को, फेलियर को नहीं करना चाहिए। इट मेक्स यू फील इंस्पायर्ड, ये तुम्हें इंस्पायर्ड करता है, ठीक है। इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ, ये तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। नॉट टू गिव अप, कि कभी भी किसी चीज़ के लिए हार नहीं मारनी चाहिए। इफ़ यू एनकाउंटर ऑब्स्टेकल ऑन योर वे, अगर तुम कोई भी तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं तो तुम उसको एनकाउंटर कर सकते हो, ठीक है। यू रिगार्ड फेलियर एंड प्रॉब्लम्स एज ब्लेसिंग इन डिस्कस, यू रिगार्ड फेलियर मतलब तुम फेलियर और प्रॉब्लम का रिगार्ड करो, उसको जैसी हैं वो उसको उस तरीके से अपनाओ। एज ब्लेसिंग इन डिस्कस, जब तुम उसमें जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम ब्लेसिंग्स वगैरह मांगते हो, जैसे उसको अपनाते हो वैसे इसको भी अपनाओ, ठीक है। बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, अपने आप में और अपनी एबिलिटीज़ में क्या करना चाहिए? बिलीव करना चाहिए। यू शो मोर सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, तुम्हें क्या बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाना चाहिए।
बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, मतलब अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और अपनी एबिलिटीज़ पे भी विश्वास रखना चाहिए। यू शो मोर सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। यू लुक फॉर सॉल्यूशंस, तुम्हें सॉल्यूशंस को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम्स, ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर घुसते जाना चाहिए बल्कि उनके सॉल्यूशंस को निकालना चाहिए। यू सी एंड रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना चाहिए, देखना चाहिए और उसके बाद उसको पहचान करनी चाहिए। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड एट द वर्क प्लेस, जैसे कि इन्होंने बताया है मिक्स अप सोशलाइज विद पीपल, पीपल के साथ सोशलाइज हो, मिक्स होना चाहिए। हु डेमोन्स्ट्रेट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा हो। ठीक है। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करना चाहिए। एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर लिमिटेशंस, और जो तुम्हारी लिमिटेशंस हैं उसको खींचना चाहिए। ठीक है, ताकि तुम अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बना सको। बी हैप्पी एंड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, हमेशा खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए लाइफ की। लर्न फ्रॉम वेरियस आस्पेक्ट्स दैट कम इन योर लाइफ, बहुत सारे आस्पेक्ट्स तुम्हारी लाइफ में आएंगे, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। स्टॉप कंप्लेन करना को स्टॉप करना चाहिए। एम्ब्रेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहिए। एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिजेक्टेड, प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज योर गोल्स, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। एंड ट्राई टू रीच देम, और उस गोल पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट द वर्क सक्सेसफुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपना जो काम है उसको सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। बी गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छे बन के रहना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एल्डर्स हों, पीयर्स मतलब कि तुम्हारे साथ वाले हों, इक्वल्स हों, यंगर्स हों। एंड वेदर नॉन पर्सनल, चाहे कोई वो स्ट्रेंजर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे वो तुम्हारी कास्ट का हो ना हो, कल्चर का तुम्हारे ना हो, रिलीजन सेम हो नहीं हो, या और लैंग्वेज या तुम्हारी भाषा बोलता हो या ना बोलता हो, सबके को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो व्हाट टू स्पीक टू अदर्स, और तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। ब्रीथ डीपली, सांस अच्छे से लेनी चाहिए, गहराई से लेनी चाहिए। एंड मेडिटेट इफ़ यू फील द प्रेशर बिल्डिंग अप विद इन योर सेल्फ, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो गहरी सांस लेके मेडिटेट करना चाहिए, इससे कुछ रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज़ द बिहेवियरल ट्रेट दैट एनकरेज अ पर्सन टू ऑलवेज बी ऑन टाइम। पंक्चुअलिटी एक ऐसा बिहेवियरल ट्रेट है जो तुम्हें बढ़ावा देता है, किसी भी पर्सन को बढ़ावा देता है, ऑलवेज बी ऑन टाइम, जो हमेशा समय पे रहे। इट इनकलकेट द हैबिट ऑफ डेडलाइन एडहेरेंस एंड इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये मतलब तुम्हारी हैबिट बनाता है किसी भी चीज़ को डेडलाइन तक ख़त्म करने की एंड इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बनाने की। दस इंस्पायरिंग टू कंप्लीट टास्क एज़ पर गिवन टाइम एंड स्टैंडर्ड्स, ये तुम्हारे काम को टाइम से ख़त्म करने के और उसके स्टैंडर्ड को मीट करने की वो देता है। Practicing punctuality can be an effective, efficient tool in delighting customers and earning their praise। जैसे कि जो पंक्चुअलिटी को प्रैक्टिसाइज करोगे ना, उसके हिसाब से चलोगे तो कस्टमर की तुम क्या क्या चीज़ जीत सकते हो, प्रेज, रिटेंशन एंड लॉयल्टी। ठीक है। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन पंक्चुअलिटी, कुछ तरीके हैं पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने के। मेक इट ए हैबिट ऑफ बीइंग ऑन टाइम और अर्ली, ये अपना हैबिट बनानी चाहिए कि कोई भी काम है उसको टाइम से या टाइम से पहले कर लो इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो। लर्न द अप्रोप्रिएट वे टू मैनेज वर्क, हमेशा अप्रोप्रिएट वे सीखना चाहिए काम को मैनेज करने का। सच एज़ प्रिपेयरिंग ए टाइम टेबल, जैसे कि टाइम टेबल वगैरह बना लेना चाहिए। एंड फॉलोइंग द सेम, और उसके जैसे जो भी चीज़ उसको करना चाहिए। सेट रिमाइंडर्स ऑन कैलेंडर स्मार्टफोन्स, अगर कोई चीज़ है और उसको भूलने के चांसेस हैं तो कैलेंडर या स्मार्टफोन में रिमाइंडर्स लगा लेने चाहिए, जैसे कि अलार्म वगैरह हो गया। मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू नीड टू कंप्लीट इन अ डे, और अपनी एक टास्क लिस्ट बनानी चाहिए कि तुम्हें आज पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। ड्रेसिंग प्रोफेशनली, ग्रूमिंग इम्प्लाइज द थिंग्स दैट यू डू टू मेक योर अपीयरेंस क्लीन एंड नीट।
मतलब ग्रूमिंग इम्प्लाइज करती हैं द थिंग्स दैट यू डू टू मेक योर अपीयरेंस, मतलब कि तुम्हें अपनी अपीयरेंस दिखानी चाहिए क्लीन एंड नीट। इन ए बिगर सेंस, एक बड़े सेंस से बता रहे हैं। ग्रूमिंग इज़ मतलब तैयार करना, ग्रूमिंग इज़ प्रिपेयरिंग और ट्रेनिंग समवन, किसी को प्रिपेयर ए ट्रेनिंग देना फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़ और एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्पज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर ग्रूमिंग टिप्स फॉर मैन, मैन की ग्रूमिंग के लिए प्रॉपर टिप्स बताए हैं। हेयर शुड बी नीटली ट्रिम्ड, जो बाल हैं सिर के वो अच्छे से ट्रिम्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और अच्छे से कंघी हुए होने चाहिए, ठीक है। द हेयर ऑन द crown और साइड ऑफ द हेड शुड बी नीटली groomed एंड ट्रिम्ड सो एज नॉट टू कवर एनी पोर्शन ऑफ द ईयर, जो तुम्हारे बाल हैं वो जो सिर के साइड के बाल होते हैं वो अच्छे से कटे हुए ट्रिम होने चाहिए। इतने बड़े बाल नहीं होने चाहिए कि वो तुम्हारे कान को भी कवर कर लें, ठीक है। हेयर इन द फ्रंट शैल बी ग्रूम्ड सो दैट, जो तुम्हारे सिर के आगे के बाल हैं वो भी अच्छे से ग्रूम्ड होने चाहिए। सो दैट इट डज़ नॉट टच द आईब्रोज, जैसे कि कुछ ज़्यादा बड़े बाल होते हैं तो वो तुम्हारे आईब्रो वगैरह को टच नहीं करने चाहिए, इतने बड़े बाल नहीं होने चाहिए। हेयर पीसेस और विग्स इफ़ वोन ऑन ड्यूटी, अगर तुम विग्स वगैरह या कुछ नकली बाल लगा के ड्यूटी पर जाते हो, इफ़ वोन मतलब पहन कर जाते हो, शुड कन्फर्म टू द सेम स्टैंडर्ड एज दोज फॉर नेचुरल हेयर, मतलब कि वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो किससे, जो कि नेचुरल हेयर होते हैं उनके जैसे। इफ़ वोन इट शुड बी नीटली, अगर तुमने पहने हैं तो वो नीटली ट्रिम्ड होने चाहिए। एंड शुड नॉट एक्सटेंड बिलो द मिडल ईयर, और तुम्हारे जो कान के मिडल ईयर है, कान के बीच तक, वहाँ तक वो इससे बड़े नहीं होने चाहिए। साइड बम शुड बी ऑफ इवन विड्थ एंड इन क्लीन सेवन हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो पीछे के बाल भी बता रहे हैं वो भी और साइड के बाल अच्छे से हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लीन सेव होने चाहिए। फ्लैशी एंड ब्राइट कलर्ड क्लॉथ शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा ब्राइट कलर्ड क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए या फ्लैशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे फ्लैश मतलब जैसे कि चमक ज़्यादा आए, ठीक है। वन रिस्ट वॉच में भी वॉन, एक हाथ की घड़ी पहननी चाहिए। ज्वेलरी शुड बी रीजनेबल एंड शुड नॉट क्रिएट ए सेफ्टी हज़ार्ड, ज्वेलरी अगर पहन सकते हो एक रीज़नेबल वो है तो पहन लो, अदरवाइज़ ये एक सेफ्टी हज़ार्ड क्रिएट कर सकती है। ज्वेलरी दैट इज़ ऑफेंसिव और डेरोगेटरी फॉर अदर्स, जो ज्वेलरी होती है वो ऑफेंसिव हो सकती है दूसरों के लिए। शुड नॉट बी वोर्न वाइल हैंडलिंग बेबीज़, ये जब बेबी वगैरह को हैंडल कर रहे हो तो ये महंगी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह जैसी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। प्रॉपर ग्रूमिंग टिप्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए क्या बताई गई हैं। नो एक्जोटिक हेयर स्टाइल वुड बी परमिटेड, कोई भी एक्जोटिक टाइप का हेयर स्टाइल बना के नहीं जाना चाहिए। हेयर शुड बी टाइड ऑल द टाइम, जो तुम्हारे बाल हैं वो हमेशा बंधे हुए होने चाहिए। इट इज़ इंश्योर दैट हेयर डज़ नॉट फॉल इनटू फूड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे बाल खाने में नहीं गिरने चाहिए जब खाना बना रहे हों। ज्वेलरी शुड बी रीजनेबल एंड शुड नॉट क्रिएट ए सेफ्टी हज़ार्ड, जो ज्वेलरी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, हज़ार्ड सेफ्टी हज़ार्ड्स वगैरह को क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ज्वेलरी दैट इज़ ऑफेंसिव और डेरोगेटरी फॉर अदर शुड नॉट बी वोर्न वाइल हैंडलिंग बेबी, सेम वही है, जब बेबी को हैंडलिंग कर रही हो तो फिर ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी चाहिए। फिंगर नेल्स शुड बी क्लीन, जो तुम्हारे फिंगर नेल्स है वो अच्छे से साफ़ होने चाहिए। एंड नीटली ट्रिम्ड, और अच्छे से कटे हुए होने चाहिए। एंड शुड एक्सटेंड नो फर्दर देन 1/4 बियॉन्ड द टिप ऑफ द फिंगर, जो तुम्हारी फिंगर है उससे 1/4 से आगे हुए बड़े एक्सटेंड नहीं होने चाहिए। फिंगर नेल्स शुड नॉट बी शेप्ड इन ए मैनर दैट में प्रेजेंट ए डेंजर टू द बेबीज़, जो तुम्हारे फिंगर नेल्स हैं वो इस शेप में नहीं होने चाहिए कि जो बेबीज़ हैं उनको ख़तरा महसूस हो या उनके लग सके। और दैट विल इंटरफेरेंस विद द असाइन ड्यूटीज़, और जो तुम्हारे काम दिया गया है उसमें वो इंटरफेरेंस ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेल पॉलिश, इफ़ वोन शुड बी ऑफ ए न्यूट्रल कलर, अगर तुमने नेल पॉलिश लगा रखी है तो फिर वो किसकी न्यूट्रल कलर में होनी चाहिए। एंड शुड कंटेन नो डिज़ाइन और ऑर्नामेंटेशन, मतलब कि उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होने चाहिए। और ऑर्नामेंटेशन मतलब जैसे तुम लगाओ कि ज्वेलरी वगैरह या कोई स्टोन वगैरह लगा लेते हैं उसके ऊपर छोटे मोटे नाखूनों के ऊपर, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इफ़ अ परफ्यूम इज़ अप्लाइड, अगर तुमने कोई परफ्यूम लगाया है, इट शुड बी सबल, जो सबल होना चाहिए, इसका तो मुझे नहीं पता। इट शुड नॉट इरिटेट द एम्प्लॉयर, और ये जो इरिटेट नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयर को, ठीक है, जहाँ पे काम कर रहे हो।
वाई रिपोर्ट नेक्स्ट पॉइंट होता है रिपोर्टिंग सर्टेन इंसिडेंट्स इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग एक क्या है, इंसिडेंट है एक लीगल रिक्वायरमेंट का। द रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द कंसर्न अथॉरिटीज़ अबाउट इंसिडेंट्स, इंजरीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड डेंजरस ऑकरेंसेस। जो रिपोर्ट है वो इन्फॉर्म करती है कुछ कंसर्न अथॉरिटीज़ को, जैसे कि कोई इंसिडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाए, कोई उनको मतलब पहले से ही बीमारी हो, एंड डेंजरस अकरेंस, और कोई भी डेंजर होता है उसके होने से पहले। सो दे कैन आइडेंटिफाई वेयर एंड हाउ रिस्क अराइज, कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसे और कहाँ पर क्या रिस्क बढ़ा गया था, एंड वेदर दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और आगे उनको इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। दिस हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स एट वर्क अलाउ द एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ टू टारगेट देयर वर्क। जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स हैं और इंसिडेंट्स होते हैं, तो इससे काम क्या अलाउ करता है एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए कि उनका वर्क एंड प्रोवाइड एडवाइस अबाउट हाउ टू अवॉइड वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स, कि वो कैसे वो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, इंजरी और ऑल हेल्थ एंड एक्सीडेंटल लॉस को से बच सकते हैं। ठीक है, वट वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड, कौन कौन से रिपोर्ट करने चाहिए एक्सीडेंट्स वगैरह के। तो इसमें लिखा है एन एक्सीडेंट इज़ ए सेपरेट, ये एक्सीडेंट है ये एक सेपरेट है आइडेंटिफिएबल अनइंटेंडेड इंसिडेंट दैट कोज फिजिकल इंजरी, जैसे कि कुछ अलग आइडेंटिफाइबल और बिना जानबूझकर करे हुए कुछ फिजिकल इंजरी वगैरह हो जाती है। दिस स्पेशली इंक्लूड्स एक्ट ऑफ नॉन कंसेंसुअल वायलेंस टू पीपल एट वर्क, मतलब कि ये उनमें आता है जिसमें कि तुमने कोई चीज़ जानबूझकर नहीं करी गई है। नॉट ऑल एक्सीडेंट्स नीड टू बी रिपोर्टेड, सारे एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड ओनली व्हेन, कब करना चाहिए, द एक्सीडेंट इज़ वर्क रिलेटेड, जब तुम्हारे काम से रिलेटेड एक्सीडेंट हो, जब इट रिजल्ट्स इन एन इंजरी ऑफ ए टाइप दैट इज़ रिपोर्टेबल, उस में जब कोई भी इंजरी हो गई हो तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए एज लिस्टेड अंडर टाइप ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज, ये टाइप ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर इसको लिस्ट करना चाहिए। व्हेन डिसाइडिंग इफ़ द एक्सीडेंट दैट लेड टू द डेथ और इंजरी इज़ वर्क रिलेटेड, अगर वर्क रिलेटेड में कोई इंजरी या डेथ वगैरह हो जाए तो द की इशूज़ टू कंसिडर आर वेदर द एक्सीडेंट वाज रिलेटेड, जैसे किस में लिखा है किस में लिखनी चाहिए, द वे द वर्क वाज ऑर्गेनाइज्ड, कैरीड आउट और सुपरवाइज्ड, कि तुम किस तरीके से काम को कर रहे थे और कैरीड आउट कैसे कर रहे थे और कैसे उस चीज़ को देख रहे थे। एनी मशीनरी, प्लांट, सब्सटेंस और इक्विपमेंट यूज फॉर वर्क, और तुम कौन सी मशीनरी, प्लांट या कोई सब्सटेंस या इक्विपमेंट अपने काम में कहाँ पर यूज़ कर रहे थे। द कंडीशन ऑफ द साइट, जो तुम्हारी साइट या प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग होगी, वहाँ पे कैसी कंडीशन थी। वेयर द एक्सीडेंट हैपन, जहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। व्हेन वर्किंग एज ए केयर टेकर, जब तुम केयर टेकर के रूप में काम कर रहे हो, यू शुड रिपोर्ट इंसिडेंट टू द पुलिस एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एक्सीडेंट इंसिडेंट सच एज फायर ब्रिगेड। अच्छा, जब कहीं पर तुम काम करो और वहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो तुम्हें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे रिलेटेड है उनको बताना चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंट इंसिडेंट से रिलेटेड फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिकल एंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वगैरह को। ठीक है, माइग्रेशन रिलेटेड इशूज़, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल, ये माइग्रेशन क्या है, एक का मतलब होता है इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का एक जगह से मूव करना, फ्रॉम देयर होम बाउंड्री टू ए न्यू लोकेशन, अपने घर से दूसरी नई लोकेशन पर, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, और अदर रीज़न, और दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। इन इंडिया, भारत में क्या कह रहे हैं, इट इज़ एसेंशली इंटर एंड इंटरस्टेट माइग्रेशन, जो भारत में क्या होता है, इंटर मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट या देश स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। इट कैन जनरली बी फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये ज़्यादातर कहाँ से होता है, गांव से निकल के अर्बन एरियाज़ में जाना या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाना, इन सर्च ऑफ जॉब की तलाश में। इट कैन बी सेमी परमानेंट और परमानेंट, ये कुछ समय के लिए भी हो सकती है और हमेशा के लिए भी हो सकता है। ठीक है, दिस चेंज ऑफ लोकेशन नॉट ओनली कम्स विद गुड अपॉर्चुनिटीज़, ये हमेशा नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर ही नहीं आती, बट ऑल्सो ब्रिंग्स वेराइड प्रॉब्लम्स, और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। सम ऑफ इशूज़, कुछ इशू बताए हैं। आस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन आर लाइक, जैसे कि कल्चर शॉक,
जैसे कि मतलब जो कल्चर हो गए, कल्चर अलग अलग होता है, उस चीज़ को लेके आते हैं। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, लैंग्वेज अलग होती है इस चीज़ में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है। डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग कम्युनिटी सपोर्ट, तुम्हारी जो कम्युनिटी है उस लोगों, उस टाइप के लोगों को ढूंढना इसमें मुश्किल होती है। लैक ऑफ कंपेटेबिलिटी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ काम कर रहे हो और जो एम्प्लॉई है जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कंपेटेबिलिटी नहीं बन पाती। इन सर्टेन केसेस एक्सप्लॉयटेशन, फोर्सिंग केयर टेकर टू लिव इन सुटेबल कंडीशन, मतलब कि जो केयर टेकर है उसको फोर्स करना या एक्सप्लॉइट करना कि भाई तुम इसी कंडीशन में रहना, उसके सुटेबल ना हो वहाँ पर कंडीशन। लोअर वेज रेट देन एक्सपेक्टेड और प्रॉमिस, जो उनको पैसे सैलरी देने की बात हुई हो, प्रॉमिस हुई हो, उस रेट में उनको जॉब ना दे रहे हो, ठीक है। बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़, एवरी केयर टेकर शुड बी एबल टू हैंडल एंड परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज़, हर केयर टेकर को क्या बैंकिंग एक्टिविटीज़ करनी आनी चाहिए। दिस इज़ ए बेसिक स्किल, ये एक बेसिक स्किल है। ही सी लड़का या लड़की शुड हैव टू हैंडल हिज और हर फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, ये एक बेसिक थी चीज स्किल है जो कि सभी को आनी ही चाहिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। ए केयर टेकर विद अप्रोप्रिएट बैंकिंग नॉलेज, और जो केयर टेकर है उसको अप्रोप्रिएट नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए कि जो कैन सेंड मनी टू फैमिली, और अच्छा वो अपने किसी भी फैमिली वगैरह को पैसे भेज सके, कैसे भेजने उसको पता होने चाहिए। ट्रांजेक्शन वगैरह करनी आनी चाहिए। फाइनेंशियल रिलेटेड लाइक, जैसे कि उनको कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी भी पता होनी चाहिए। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब कि जिसमें कुछ कुछ पैसे हर महीने मंथली वाइज जमा करते हैं। जैसे कि किस्त बांध देना, जैसे कि हर महीने की 1,000 रुपये की किस्त बांध दी तो वो 1 साल बाद 12,000 हो जाएंगे, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। एफडी मतलब जिसमें तुम एक साथ पैसे, जैसे कि मान लो तुमने 50,000 की कोई एफडी करा दी 1 साल के लिए, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो देती है बैंक, ठीक है। ऐसी चीज़ें एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिलिंग इन पे इन स्लिप, जैसे कि कैसे फिल करते हैं पे इन स्लिप में। टेक ए पे इन स्लिप, एक पे इन स्लिप लो फ्रॉम द बैंक अकाउंट दैट यू पोजेस, जिस भी बैंक में हो तुम, जहाँ पे तुम्हारा बैंक अकाउंट है वहाँ पर। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है पे इन स्लिप में, जैसे कि डेट ऑफ डिपॉजिट, क्या किस दिन तुम डिपॉजिट कर रहे हो, ब्रांच का नेम लिखो, अकाउंट होल्डर नेम लिखो, अकाउंट नंबर लिखो, अमाउंट इन न्यूमरल मतलब कि जैसे कि न्यूमेरिकल वे में, जैसे कि मान लो 50,000 है तो 5 डाल के 4 0, ठीक है। अमाउंट्स इन वर्ड में लिखना, जैसे कि 50,000, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स, इन सारी डिटेल के बाद यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन योर फ़ोन नंबर, तो इसके बाद तुम्हें अपना फ़ोन नंबर लिखना चाहिए। एंड कम्प्लीटेड विद योर सिग्नेचर, और अपने सिग्नेचर करके कंप्लीट करना चाहिए। रेमिटेंस प्रोसीजर फॉलोड बाय बैंक्स, ये इन्होंने कोई प्रोसीजर बता रखा है, इस हिसाब से भरते हैं, वैसे सारे बैंक में ऐसे ही होता है। आगे क्या आता है, लॉग इन टू द ऑनलाइन और नेट बैंकिंग अकाउंट, जैसे कि नेट बैंकिंग वगैरह या ऑनलाइन पेमेंट करनी हो उसके लिए। ऐड द बेनिफिशरी, जिस पर्सन को देना उसका नाम यहाँ पर बेनिफिशरी में हम लगा सकते हैं, जैसे कि पर्सन और कंपनी टू होम यू वांट टू ट्रांसफ़र मनी, जिसको भी तुम देना चाहते हो। एज ए पेई कौन होता है, जो पे कर रहा है। फ्रॉम द ऐड न्यू पेई, जिसमें तुम क्या कर रहे हो, नए पेई को ऐड कर रहे हो, ठीक है। न्यू पेई सेक्शन, जिसमें तुम न्यू पेई को ऐड कर, सॉरी पेई वो होगा जिसको दिया जा रहा है, ठीक है, जो बंदा रिसीव करेगा। इन दिस रेलेवेंट फील्ड, इस फील्ड में तुम्हें क्या क्या चीज़ें भरनी है बैंक ट्रांसफ़र लिमिट में, जैसे कि IFSC कोड भरना है, बेनिफिशरी अकाउंट नंबर, जिसको देंगे पैसे उसका अकाउंट नंबर, और बेनिफिशरी का नाम क्या है, ठीक है। एंटर द IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच, जिस भी उसका IFSC कोड है उस बैंक ब्रांच का, उसको भरो। क्लिक द बटन एक्सेप्ट टर्म्स एंड सर्विसेज, उसके बाद किस पे एक्सेप्ट कर, ये इस बटन पे क्लिक करना चाहिए जिस पे लिखा हो टर्म्स एंड कंडीशन वाला। उसके बाद क्लिक कन्फर्म पे करो। इन द प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर है पासवर्ड ऑफ हाईली सिक्योरिटी सेंड, उसके बाद जो तुमने मोबाइल नंबर दे रखा था बैंक में, वो तुम्हारे पास एक पासवर्ड या OTP भेजेगा, ठीक है। आफ्टर द ऑप्शन ऑफ एडिड बेनिफिशरी गेट एक्टिवेटेड, जब उसका बेनिफिशरी का अकाउंट तुम्हारे फ़ोन में खुल जाएगा, फंड्स कैन बी रेमिटेड बाय सिलेक्टिंग द ट्रांसफ़र टाइप, तुम उसके बाद जो तुम्हें फंड्स या पैसे भेजने हैं वो तुम उसमें ट्रांजैक्शन टाइप, जैसे कि NEFT और RTGS, दो प्रकार से हमारे पैसे जाते हैं, इन पे सिलेक्ट करके फ्रॉम द पेमेंट ट्रांसफ़र टैब, उसके बाद तुम पेमेंट या ट्रांसफ़र टैब पर क्लिक करके पैसे भेज सकते हो, ठीक है।
सिलेक्ट द बेनिफिशरी अकाउंट, उसके बाद तुम्हें बेनिफिशरी अकाउंट पे सिलेक्ट करना है, एंटर करना है क्या अमाउंट, कितना पैसे भेजना है, एंड सिलेक्ट ऑन एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। फाइनली कन्फर्म क्लिक द कन्फर्म बटन, जैसे ही तुम कन्फर्म बटन पे क्लिक करोगे तो वो पैसे चले जाएंगे। ठीक है। बिजनेस कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड रेलेवेंट हेल्पलाइन नंबर्स, कुछ ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, इस पर कोई भी वो कर सकते हैं। इट इज़ अ बेसिक सेफ्टी मेजर, ये बेसिक सेफ्टी मेजर है टू वेल अवेयर ऑफ द इमरजेंसी नंबर्स, जैसे कि एंटी टेरर हेल्पलाइन, ट्रैफिक पुलिस के लिए, पुलिस कंट्रोल के लिए है 100 नंबर, एम्बुलेंस हेल्पलाइन 102, वुमेन हेल्पलाइन 1092, चाइल्ड हेल्पलाइन, फायर सर्विस 101, मेडिकल हेल्पलाइन 108, डिज़ास्टर मैनेजमेंट 108। वैसे इन सारों का अगर नहीं याद रहता, सिर्फ एक जनरल इमरजेंसी नंबर है 112, इस पर फ़ोन करो, ये सारी चीज़ मैनेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।